मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर यानी कि 16 सितंबर के करंट अफेयर में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए आज के हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि C-295 विमान को हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। विमान को किस देश से प्राप्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले C-925 नामक एक विमान जो है वो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसे किस देश से लाया गया है? आपको यह जवाब देना होगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या फिर फ्रांस। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पेन का ये जो एयरक्राफ्ट है वो है और इसे भारत लाया गया है। और भी बहुत सारे जो प्लेन्स हैं C-295 ये भारत आने वाला है। दोस्तों ये मुख्य रूप से इस कंपनी का जो नाम है जिसने बनाया है वो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी है दोस्तों। और ये मुख्य रूप से सैन्य परिवहन विमान है, यानी कि सैनिकों के जो सामान होते हैं या फिर जो सैनिक होते हैं या फिर जो पैराट्रूपर्स होते हैं उन्हें ले जाने के लिए यह जो प्लेन है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्लेन जो बहुत छोटा है और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे स्थानों पे जहाँ पे बहुत बड़े रनवे नहीं मिल पाते हैं वहाँ तक भी इस प्लेन की पहुँच होगी। जैसे कि जो चीन का जो क्षेत्र है, चीन का जो बॉर्डर है, वहाँ पे आप लोग को पता होगा कि वहाँ पे जो मुख्य रूप से समतल भूमि की कमी रहती है, इसलिए इस प्लेन के माध्यम से जो भी सामग्री होगा या फिर जो पैराट्रूपर्स होंगे या फिर जो हमारे सैनिक होंगे उन्हें बहुत आसानी से पहुँचाया जा सकेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के वर्तमान एयर चीफ मार्शल यानी कि वायुसेना प्रमुख का क्या नाम है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया या फिर बीरेंद्र सिंह धनोआ या फिर अरुण राहा या फिर विवेक राम चौधरी। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं विवेक राम चौधरी तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों वर्तमान में जो एयर चीफ मार्शल हैं वह विवेक राम चौधरी हैं। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि G20 के लिए भारत का प्रमुख वार्ताकार यानी कि शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? जयशंकर प्रसाद, शशि थरूर या फिर अमिताभ कांत या फिर अजित डोभाल। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी यानी कि अमिताभ कांत तो आप बिल्कुल सही होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं और यह मुख्य रूप से पूर्व IAS अधिकारी हैं, यानी कि ये रिटायर हो चुके हैं और भारत सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे इन्होंने काम किया है। नीति आयोग के पूर्व CEO भी रहे हैं। और ये जो आपको पता है कि इस बार जो G20 का जो अध्यक्षता था वो भारत को मिला हुआ था और 9 और 10 सितंबर को आप लोग को पता है कि दिल्ली में इसका पूरा सभा बुलाया गया था। बहुत सारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो सभी यहाँ पे शामिल हुए थे और मुख्य रूप से इन्हें जो है वह भारत का प्रमुख वार्ताकार यानी कि शेरपा नियुक्त किया गया था। वार्ताकार मुख्य रूप से होते ये हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी डील अगर करना है, किसी भी संदर्भ में, किसी भी विषय के संदर्भ में कोई डील करना है तो ये जो वार्ताकार होते हैं वो जो शेरपा होते हैं वो मुख्य रूप से ये काम होता है कि ये विभिन्न देशों के जो राजनयिक होते हैं उनसे डील करते हैं और सब कुछ ये मान के चलिए कि जो मीटिंग होता है, जो मुख्य मीटिंग होता है उसके पहले ही सब कुछ ये निर्धारित कर लेते हैं कि भाई हमारा ये प्रस्ताव है, आप ये इसे स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे या क्या आपका होगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें पहले ही निर्धारित हो जाती हैं। इसीलिए तो देखिए कि इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं बस 1 से 2 ही दिन में हो जाते हैं, क्योंकि सभी के सभी काम पहले ही कर लिए जाते हैं। यहाँ पे बस फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। जो मुख्य रूप से जो एक कहा जा सकता है कि दिखावे के लिए नेता आते हैं और वहाँ पे सारे काम किए जाते होते हैं, लेकिन जो सारे के सारे काम होते हैं और वो मुख्य रूप से राजनयिक तौर पे पहले ही कर लिए जाते हैं। जो मुख्य रूप से वार्ताकार शेरपा का यह जो कार्य होता है वो होता है। शेरपा इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि आप पता है कि जो हमारा नेपाल है, नेपाल में एक कम्युनिटी है शेरपा की और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि जो भी हिमालय की ऊंची चोटियों पे चढ़ना चाहते हैं वो उसमें सहायक होते हैं, यानी कि उन्हें ले जाके वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। उनके सामानों का या फिर उनके सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमराही की जैसे काम करते हैं कि आप बताते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ें क्या करनी है। तो इसीलिए इनका जो नाम है वो शेरपा होता है। वो मुख्य रूप से इन्हें वार्ताकार कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है?
वोल्कन बोजकिर या फिर अब्दुल शाहिद या फिर सीसाबा कोरोसी या फिर डेनिस फ्रांसिस। बताएं दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं डी तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं वह डेनिस फ्रांसिस हैं। आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यह 78वें अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के, और इसका जो पद होता है वो वार्षिक होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष इनके जो अध्यक्ष होते हैं वह बदल जाते हैं। और जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वह पॉल हेनरी स्पार्क थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है। ली कियांग या फिर वेन जियाबाबो या फिर झू रोंगजी या फिर ली केकियांग। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि ली कियांग तो आप बिल्कुल सही हैं। इनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि G20 में जो प्रमुख देशों के जो नेता थे, जो मुख्य रूप से राष्ट्राध्यक्ष थे, वो आए हुए थे, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं आ पाए चीन के, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के प्रधानमंत्री को यहाँ भारत भेजा था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, महिला विकास। बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा आपका। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने अभी आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है और इसका जो संबंध है वह स्वास्थ्य से होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है और स्वास्थ्य से संबंधित भी एक दिवस के तौर पे 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से देखा जाए तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा उस समय में इसे संचालित किया जाएगा, यानी कि आयुष्मान भव जो अभियान है इसे संचालित किया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवा का कवरेज इसका उद्देश्य रहेगा दोस्तों। और ये मुख्य रूप से केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये जो हमारा मुख्य रूप से जो अभियान है वो उसके अधीन रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे अधिक वक्त गुजारने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है। मार्क वंदेही या फिर मार्क ट्वेन या फिर चेकुनको या फिर फ्रैंक लूबियो। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं डी यानी कि फ्रैंक रूबियो तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। जी दोस्तों, फ्रैंक रूबियो वह व्यक्ति यानी कि अंतरिक्ष यात्री हो बन गए हैं जो सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इन्होंने बिताया है। यह नासा के मुख्य रूप से जो अमेरिका का नासा है, स्पेस एजेंसी जो है अमेरिका का, वहाँ के अंतरिक्ष यात्री थे और इन्होंने 371 दिन जो है वह अंतरिक्ष में व्यतीत किया है। पुराना रिकॉर्ड जो था वो मार्क वंदेही के नाम से था जो कि 355 दिन का था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस, मजदूर दिवस, भाषा दिवस या फिर हिंदी दिवस। बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा। अभी ये 14 सितंबर बीता ही है 2 दिन पहले, और मुझे लगता है कि आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। इस दिन जो है वह हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में इसे दर्जा दिया था, इसलिए 14 सितंबर को, प्रत्येक 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसरो द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रक्षेपण यान SSLV का पूरा नाम क्या है। स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर सोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर स्मॉल स्पेस लॉन्च व्हीकल। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। यहाँ पे एस का मतलब हो जाता है स्मॉल और दूसरे एस का मतलब हो जाता है सैटेलाइट और एल का मतलब होता है लॉन्च और वी का मतलब हो जाता है व्हीकल। आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न उठाया था कि जो एक PSLV है वो भी भारत का जो अपना अंतरिक्ष केंद्र है जो कि इसरो है उसी का एक लॉन्च व्हीकल है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और यह मुख्य रूप से दूरी बहुत दूर भेजने के लिए इस जो व्हीकल का है प्रयोग किया जाता है और नज़दीक की कक्षा में भेजने के लिए कोई उपग्रह को SSLV का प्रयोग भारत द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसका जो हिंदी नाम है वह लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है
और यह 500 किलोग्राम के लघु उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने BCIMS पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल लोगों की किस समस्या का समाधान करेगा? स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर जल संबंधित, या फिर विद्युत संबंधित, या फिर भ्रष्टाचार संबंधित? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जहाँ दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभी BCIMS पोर्टल लॉन्च किया है और यह मुख्य रूप से भ्रष्टाचार से संबंधित समस्या का समाधान करेगा लोगों का। और इसका जो फुल फॉर्म है वह विजिलेंस कंप्लेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, और हिंदी में देखा जाए तो सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली है दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है BCIMS का। और ये मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत पर शीघ्र कार्यवाही इसके माध्यम से होगा। मतलब ये हम एक प्रकार का पोर्टल होगा जहां से आपको यदि लगता है कि जो अधिकारी है वह घूस लेने का प्रयास कर रहा है या फिर किसी प्रकार से किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो यहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं पोर्टल पे जाके, और आपकी जानकारी जो है वह गुप्त रखी जाएगी, यानी आपके बारे में किसी को भी सूचना नहीं दी जाएगी और उस अधिकारी पे जो है वह एक्शन ले लिया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? थर्मन सनमुगरत्नम, या फिर NG कोक सोग, या फिर टैन किन लियान, या फिर कमला हैरिस? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जहाँ दोस्तों सिंगापुर के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनका जो नाम है वह थर्मन सनमुगरत्नम है, और यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है राष्ट्रपति के रूप में सिंगापुर के। और यह सबसे बड़ी बात है कि यह चूँकि भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो मूल है वह भारतीय है, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों आगामी परीक्षाओं में। और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो सिंगापुर के पूर्व के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस महिला क्रिकेटर को टाइम पत्रिका ने अपने टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में स्थान दिया है? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, या फिर पूनम यादव, या फिर वेदिका वैद्य? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। क्या दोस्तों यदि आप चुनते हैं B यानी कि हरमनप्रीत कौर तो आप बिल्कुल सही हैं। हरमनप्रीत कौर को टाइम जो मैगजीन है उसमें टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है। इसमें महान विभूतियों को सूचित किया जाता है जो किसी भी देश के हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं हरमनप्रीत कौर जिन्हें टाइम्स मैगजीन ने अपने पत्रिका में स्थान दिया है। और 2017 में ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरमनप्रीत कौर जी को। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान समय में यह भारत की कैप्टन यानी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्तों तक भी यह वीडियो और हमारा चैनल पहुँच सके, और ताकि जैसा कि आप लोग आजकल अपडेट रह रहे हैं हर खबर से और हर प्रश्न से समसामयिक घटना से संबंधित, तो उसकी जानकारी आपको दोस्तों को भी हो सके। तो इसलिए दोस्तों इसे ज़रूर शेयर करें, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।